हाय। स्वागत है आप सभी का एक्सेल सीखने की इस सीरीज में। आज ये हमारा पहला दिन होगा और आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को एक्सेल में जानेंगे। तो क्या है वो बेसिक चीज़, कैसे हम सबसे पहले एक्सेल को अपने कंप्यूटर में एक्सेस करते हैं, आइए उस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाना है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा स्टार्ट बटन। इस स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक्सेल का आइकन आएगा। अब देखो ये एक्सेल का जो आइकन आपके सामने आ रहा है ये तभी आएगा जब आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड होगा। अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है तो ये आइकन नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। लाइक आपको होम दिखाई दे रहा है, न्यू दिखाई दे रहा है, ओपन दिख रहा है और यहाँ अकाउंट ऑप्शन ये सब दिख रहे हैं। बाकी इधर अगर देखेंगे तो ब्लैंक दिख रहा है। वेलकम टू एक्सेल का एक इसको टेम्पलेट बोला जाता है, टेम्पलेट दिख रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला ट्यूटोरियल का टेम्पलेट दिख रहा है। तो ये तमाम टेम्पलेट्स आपको एक्सेल ने पहले से प्रोवाइड किए होते हैं। ओके, नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे रिसेंट में आपने जिन-जिन डॉक्यूमेंट्स पे या जिन-जिन वर्कबुक्स पे काम किया होता है, वो सभी आपको नज़र आता है। अब देखो डॉक्यूमेंट मैं कह रहा हूँ, सॉरी, वर्कबुक क्या होता है और वर्कशीट क्या होती है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा-सा। तो जब भी आप कोई एक्सेल में फाइल बनाते हैं ना, तो उसे वर्कबुक कहा जाता है। तो ये सारे वर्कबुक्स हैं। अब इस वर्कबुक को अगर मैं खोलता हूँ, तो हो सकता है कि इसके अंदर 7, 8, 10, 15 या 20 भी सीट्स होंगे, ठीक है? उन सीट्स को हम लोग सीधा वर्कशीट बोल सकते हैं या ओनली सीट बोल सकते हैं, जो कि एक वर्कबुक के अंदर होता है। चलिए इस पे आगे आएँगे, वर्कबुक और वर्कशीट क्या है, ये आपको धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। बाकी अगर बात करें कि हमें अगर एक्सेल में काम करना है, तो हम कैसे शुरू करें? हम क्या करें इसके बाद? तो इसके बाद का जो स्टेप होगा, वो होगा हमारा ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक लेने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपके सामने एक रो एंड कॉलम का पूरा ग्रिड आ चुका है। इस ग्रिड को हम लोग एक्सेल शीट कहते हैं। एक्सेल शीट कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर इस एरिया में हम लोग अपना डेटा एंट्री करते हैं और इसी एरिया को हम एक्सेल शीट के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि हमने जो बनाया वो वर्कबुक था और उसके अंदर हम जितने चाहे उतने शीट ऐड कर सकते हैं। तो बात करें अगर, तो अभी यहाँ नीचे आप नोटिस करिए जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पर आपको एक शीट नज़र आ रही होगी, शीट 1 नाम से। ये पहली शीट है जिस पर हम डेटा रखेंगे। फिर हम प्लस पे क्लिक करके और भी शीट ऐड कर सकते हैं। इतनी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पहले से पता है तो अभी सीख लीजिए और अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, बात करते हैं आगे। तो ऊपर आपको देखिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ ऐसे बहुत सारे कॉलम्स दिख रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी बता दूँ कि ये जो खड़े वाले होते हैं, इसको मैं वर्टिकल बोल सकता हूँ। जो वर्टिकल होते हैं, इसे हम कॉलम कहते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं, इसे हम रो कहते हैं। ठीक है? तो जो लेटा हुआ है, उसको रो कह देंगे और जो खड़ा है, उसको हम कॉलम बोल सकते हैं, राइट? तो अब आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे रो एंड कॉलम्स दिए गए हैं। अब इनके नाम कैसे होते हैं? तो इसको बोलते हैं कॉलम ए, इसको बोलेंगे कॉलम सी, इसको कॉलम बोलेंगे कॉलम ई, राइट? इसको बोलेंगे रो 2, इसको बोलेंगे रो 3, इसको बोलेंगे रो 5, ऐसे होगा। तो ऐसे-ऐसे कितने रो और कॉलम्स होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कॉलम है, ठीक है। मैंने सी वाले कॉलम को चुना और इधर से मैंने 5 नंबर रो को चुना। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि सी और 5 एक जगह पर यहाँ पर मिल रहे हैं। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ये जहाँ पर मिक्स हो रहा है, इसे हम कहेंगे C5। क्या कहेंगे? C5। क्यों? क्योंकि देखो C नंबर कॉलम है और 5 नंबर रो है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया C5 और C5 एक सेल कहलाता है। तो अब आपने 3 चीज़ें समझ ली। सबसे पहली चीज़, रो किसे कहते हैं? ये जो ABCD से आपको वर्टिकल लाइन दिखाई जाती है, इसे कॉलम कहते हैं और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये दिखाई जा रही है, इसे रो कहते हैं। तो एक एक्सेल शीट के अंदर बहुत सारे रो एंड बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। बट अगर हम जानना चाहें कि एग्जैक्टली कितने रो और कितने कॉलम्स होते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी। जैसे अगर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो आपको 4 कीज़ दिखेंगे।
एक अप की, एक डाउन, एक लेफ्ट और एक राइट। यानी अगर मैं डाउन दबाता हूँ तो देखो ये जो सेल का सिलेक्शन है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं राइट की दबा रहा हूँ तो ये किधर जा रहा है? राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं अप दबा रहा हूँ तो ये अप की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना? तो इसी तरह से अगर मैं लेफ्ट दबाता हूँ तो लेफ्ट में जाता है। अब अगर मैं इसे दबाए रखूँ तो ये कितना नीचे जाएगा? बहुत नीचे जा रहा है। बट ऐसे जाँचने में बहुत टाइम लग जाएगा कि आखिर इसमें कितने रोज़ होते हैं। तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ एक बार डाउन एरो दबाना है एंड आप पहुंच जाएंगे अंतिम रो पर। और अंतिम रो का जो नाम है वो कितना है, मतलब उसकी जो संख्या है वो कितनी है? वो है 10,48,576। 10,48,576 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज होते हैं। इससे ज्यादा आप डेटा इसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं, राइट? तो अभी के लिए आप इतना जानिए कि एक शीट के अंदर, एक्सेल के एक शीट के अंदर आप 10,48,576 डेटा भर सकते हैं। अब सबसे ऊपर एकदम से जाना है तो वही आपको कंट्रोल के साथ अप एरो दबाना है। देखो आप एक नंबर रो पे आ गए। तो ये तो हो गई बात रोज की। अब कॉलम की अगर बात करूं तो कॉलम ए बी सी डी ई एफ ऐसे कितने होंगे? तो अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाऊं तो हम पहुंच जाएंगे अंतिम रो पर, जो कि होता है एक्स एफ डी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 16,384। अब हम कैसे मान लें कि इसकी वैल्यू 16,384 होती है? तो उसके लिए सिंपल तरीका है। आप क्या करिए, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो आपको इसे फाइंड करने में मदद करेगा। तो फॉर्मूला आप कहीं भी किसी भी सेल में लिख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सी वाले सेल में लिखिए। यहाँ पे लिखिए रो और यहाँ पे लिखिए कॉलम्स। ठीक है? रोज एंड कॉलम्स। रो के आगे वाले सेल में आप चले जाइए, माउस से भी आप जा सकते हैं और आप एरो बटन से भी जा सकते हैं। अब अगर एक्सेल में आपको कोई फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है एक सिंबल विच इज इक्वल टू। तो आपको अपने कीबोर्ड से इक्वल टू लिखना है। जैसे अगर मैं कहीं पे आपको दिखाऊं, मुझे 8 प्लस 8 सॉरी 8 प्लस 5 करना है। तो ये 8 प्लस 5 का 8 प्लस 5 ही रह गया, किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं हुई। वही अगर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू 8 प्लस 5, तो यहाँ पर मुझे 13 मिलता है। दोनों में फर्क आप समझ पा रहे हैं? ऊपर जब मैंने 8 प्लस 5 लिखा बिना इक्वल टू के तो वो एज इट इज रह गया क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्म में है। और जैसे ही मैंने इज इक्वल टू लिखकर 8 प्लस 5 लिखा तो वो बन गया एक फॉर्मूला एंड फॉर्मूला एग्जीक्यूट होकर आपको 13 मिलने लगा। तो ये काम होता है इज इक्वल टू का। तो जब भी आपको कोई फॉर्मूला लगाना हो तो आप इज इक्वल टू लगा सकते हैं। अब देखो मैं बात कर रहा था हमें यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जानने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लगाना है विच इज इक्वल टू काउंट, COUNT। बट काउंट क्या करता है? केवल नंबर्स को गिनता है और हमारे सेल में कुछ भी नहीं है। तो हम इसमें लेंगे काउंट ब्लैंक। अब आपको पूरा नहीं लिखना है। आप नीचे देखिए यहाँ पे काउंट ब्लैंक दिया है। आपको माउस से भी क्लिक नहीं करना है। आप क्या करेंगे? डाउन एरो दबाएंगे, काउंटा पे आ गया। फिर एक बार और डाउन एरो दबाया, काउंट ब्लैंक पे आ गया। और अब आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही टैब बटन को प्रेस किया, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आ गया काउंट ब्लैंक और ब्रैकेट भी खुद ब खुद लग गया है। अब आपको क्या करना है? आपको गिनना है रो। तो रो जो होगा वो इसमें होगा। देखो 1 2 3 ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो आप ए वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसने क्या किया? पूरा नीचे तक जितने रोज थे उनको सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए एंड बंद करने के बाद सिंपल इंटर दबाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,48,576 जो कि ब्लैंक सेल्स थे वो आ गए हैं। अब फर्ज करो कि मैं यहाँ पर कोई चीज डाल दे रहा हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया। तो अभी यहाँ पे संख्या घट गई, 10,48,575 रह गया है क्योंकि एक ऐसा सेल है जो ब्लैंक नहीं है। तो आपको एक फंक्शन भी अभी क्लियर हो गया होगा कि काउंट ब्लैंक क्या करता है। काउंट ब्लैंक खाली रोज को या खाली सेल्स को, मैं कहूँ खाली सेल्स को गिनने का काम करता है बस। तो जैसे ही ये खाली कर देंगे वापस से हमारा फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें कॉलम्स को गिनना होगा तो इज इक्वल टू काउंट, डाउन एरो से ब्लैंक पे जाएंगे और टैब दबाएंगे। फिर कॉलम्स इधर हैं तो हमने 1 पे क्लिक किया एंड उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। दिस इज 16,384, 16,384। तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल गए। सपोज करो कि आपसे नंबर ऑफ सेल्स पूछे जाएं कि बताओ सेल्स कितने हैं। मैं अभी अगर आपसे इतना दूर सेलेक्ट करूं और पूछूं कि बताओ सेल्स कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। बट
आपको एक ट्रिक तो पता होगी ना कि इधर से रोज को गिन लीजिए और इधर से कॉलम को गिन के मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि कितने रो हैं तो 1 2 3 4 5 6 और कॉलम कितने हैं 2, 6 दूना 12। ठीक है? उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि बताओ कितने सेल मैंने सेलेक्ट किए तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 ऐसे हैं और 1 2 3 ऐसे हैं, यानी टोटल 15 है। तो इससे क्या आप समझे कि अगर आपको सेल्स गिनने हैं, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कराना होगा। अब यहाँ पर आपने लिखा इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं तो 10,48,576 मल्टीप्लाई 16,384। क्या ये दोबारा लिखने की आवश्यकता थी? नहीं। अगर आपके पास वैल्यूज़ दी हो, तो आप दोबारा मत लिखिए। दोबारा कभी-कभी आपको लिखना पड़ता है जब आपको उसे कांस्टेंट बनाना पड़ता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे दोबारा ना लिखकर मैं क्या करता हूँ कि मैं 10,48,576 पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह देके मैं 16,384 पे भी क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं एंटर दबा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ सेल्स आ चुके हैं। तो आज के इस क्लास में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन जाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। सबसे पहले हमने ये जाना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि सेल्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। फिर हमने शीट के बारे में भी बात की। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको शीट के बारे में और ज़्यादा विस्तार से समझाऊंगा। अलग-अलग शीट्स को हम लोग अलग-अलग कामों के लिए यूज़ करेंगे एंड जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ है, जो मुझे लगती है कि ये आपके काम की है, आपको ज़रूर जानना चाहिए, वो मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको क्लियर हुई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसके आगे की चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एक्सेल में वर्क करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।